हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो उसको शुरू करने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में एक बार देख लेते हैं कि हर बार जो है नीट में इंट्रोडक्शन से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो हो सकता है इस बार भी इंट्रोडक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएँ। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एवर साइंस द डे ऑफ रेने डिस्कार्ट, फ्रेंच फिलोसोफर, मैथमेटिशियन एंड बायोलॉजिस्ट। ऑफ 17th century, all human knowledge, especially natural science, were directed to develop technology, which added to creature comfort of human lives. Also, value of human life. The value approach to understand natural phenomena become anthropometric. Physics and chemistry give rise to engineering, technology, and industry, which all work for human comfort and welfare. Major utility of biological world as a source of food. Biotechnology, the 20th century offshoot of modern biology, changed our daily life as its product brought qualitative improvement in health and food production. The basic principle underlying biotechnology process and some application are highlighted and here. तो यहाँ पे हमको क्या बताया गया है कि एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रेने डिस्कार्टे। तो रेने डिस्कार्टे जो हैं ये 17th सेंचुरी के साइंटिस्ट हैं। ये क्या है, फ्रेंच फिलोसोफर हैं, ये मैथमेटिशियन भी हैं और ये बायोलॉजिस्ट भी हैं। इनके समय से ही इंसानों ने इंसानों ने क्या किया, नेचुरल साइंस की नॉलेज को अपनी सुख सुविधाओं के लिए यूज करना चालू कर दिया। ठीक है, अब क्या कहते हैं, होल अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग नेचुरल फिनोमिना। सारी नेचुरल फिनोमिना को समझना और उनको ह्यूमन के लिए अप्लाई करना ही क्या है, एंथ्रोपोमेट्रिक। ठीक है, अब फिजिक्स और केमिस्ट्री ने क्या किया फिजिक्स और केमिस्ट्री की वजह से ही इंजीनियरिंग आई और नई टेक्नोलॉजी बनी, जिन्होंने ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या किया, बहुत ज़्यादा हेल्प की। ठीक है, मेजर जो यूटिलिटी है वो कब हुई, 20th सेंचुरी में। शुरू कब हो गया था, 17th सेंचुरी में। और सबसे ज़्यादा जो इसका इम्प्रूवमेंट हुआ, सबसे ज़्यादा जो यूज हुआ इसका बायोटेक्नोलॉजी के रोल का, वो 20th सेंचुरी में हुआ। ठीक, तो बायोलॉजी से एक नया फील्ड निकला जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ही बदल दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारी हेल्थ और फूड प्रोडक्शन से भी संबंधित और हमारी डेली लाइफ ही बदल दी इसने। तो हम लोग बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। उससे पहले क्या है, यहाँ पे हमको दिया गया है हर्बर्ट बोयर के बारे में। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं हर्बर्ट बोयर के बारे में। तो हर्बर्ट बोयर वाज बोर्न इन 1936 एंड ब्रॉट अप टू कॉर्नर ऑफ वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया, where railroad and mines were destiny of the most young man. He completed graduate work at the University of Pittsburgh in 1963, followed by the 3 years of postgraduate study at ELA. तो इसको पहले एक बार देख लेते हैं। तो जो हर्बर्ट बॉयर हैं, इनका जो जन्म था 1936 में हुआ। अब ये उस जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे लोग जो है रेल रोड और माइंस ही उनका जो है डिस्टिनी बन चुकी थी यंग वुमेन की। तो इन्होंने क्या किया कि ग्रेजुएट वर्क किया कहाँ पे, इन्होंने पीजी जो डिग्री हासिल की थी वो येले यूनिवर्सिटी से थी। तो इन्होंने 3 साल का जो पीजी स्टडी किया येले यूनिवर्सिटी से, और इन्होंने ये जो ग्रेजुएट हुए थे कहाँ से, पिट्सबर्ग से हुए थे। और ये जो है क्या, ये जो है कौन है, पेनसिल्वेनिया भी हर्बर्ट बॉयर से ही संबंध रखता है। In 1966, Boyle took over assistant professor at the University of California at San Francisco. By 1969, he performed study on a couple of restriction enzymes of E. coli bacterium with especially useful property. Boyer observed that these enzymes have capability of cutting DNA strand in a particular fashion, which left has becomes unsticky end on strand. These clipped end made pasting together piece of DNA as precise exercise. तो यहाँ पे क्या बताया, इन्होंने क्या किया 1966 में ये असिस्टेंट प्रोफेसर बने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। किसके असिस्टेंट प्रोफेसर बने, सैन फ्रांसिस्को के। और 1969 में इन्होंने रिस्ट्रक्शन एंजाइम पे काम करना चालू किया। ई कोलाई बैक्टीरिया में जो पाया जाता है, इसने इसकी सारी यूजफुल प्रॉपर्टी को स्टडी किया और बॉयल ने ऑब्जर्व किया कि ये जो एंजाइम है ये एक पर्टिकुलर फैशन में डीएनए को कट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, विच लेफ्ट वाज बिकम, जो एंड कट करने के बाद मिलते हैं उनको बोला गया स्टिकी एंड। ये जो क्लिप एंड हैं इनको पेस्ट किया गया आपस में जोड़ करके और एक प्रिसाइज एक्सरसाइज यानी कि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया। दिस डिस्कवरी इन टर्न लीड टू रिच एंड रिवार्डिंग कन्वर्जेशन इन हवाई विथ स्टैंडर्ड साइंटिस्ट नेम स्टैनले कोहने। कोहने हैड बीन स्टडी स्मॉल रिंगलेट ऑफ डीएनए known as plasmid, and which float about freely in the cytoplasm of certain bacterial cells and replicate independently from the coding strand of DNA. Kohne had developed a method of removing these plasmid from cell and then reinserting them in other, combining the process of DNA splicing
enable Boyer Cohene to recombine segment of DNA in desired configuration and insert the DNA in bacterial cell, which could then as a manufacturing plant for specific protein. Breakthrough was a basis upon the discipline of biotechnology was founded. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो क्या कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की जो बर्थ हुई वो कब हुई, बर्थ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जो है एक क्या कहते हैं हर स्टैनले कोहने जो स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट हैं, स्टैनले कोहने जो हैं ये स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट हैं। अब हवाई में एक कन्वर्जेशन हुई थी किसको लेकर के, बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के। तो वहाँ पे कोहने से मुलाकात हुई। अब कोहने जो स्टडी कर रहे थे स्मॉल रिंगलेट ऑफ डीएनए जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है, इस पे स्टडी कर रहे थे, ठीक है। अब प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्लाज्मिड क्या होते हैं, स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और ये रिप्लिकेट करते हैं इंडिपेंडेंटली। तो कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होता है उससे अलग जो है इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट करते हैं, जिनको क्या कहा गया, प्लाज्मिड कहा गया। कोहने ने एक मेथड डेवलप किया प्लाज्मिड से, सेल से प्लाज्मिड को निकाला और उनको दोबारा री इंसर्ट किया दूसरी सेल में और उनको कंबाइन किया प्रोसेस में। तो डीएनए स्प्लाइसिंग इनेबल हुई बोयर के साथ में, कोहने के साथ में, और बोयर और कोहने ने मिलजुल के रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया, ठीक। और डीएनए को, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस किया और वहाँ से जो है स्पेसिफिक प्रोटीन जो है, जो डिजायरेबल प्रोटीन, उसको ये भी बनाना चालू की। तो यहीं से जो है बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, ठीक है। इसका जो इम्पैक्ट क्या है, तो मैन्युफैक्चर प्लांट जो हैं वो क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया जो है मैन्युफैक्चर प्लांट पे काम करते हैं, एक्ट करते हैं और इस पर प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। ये हमको हर्बर्ट बॉयर के बारे में बताया गया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हैं वो क्या हैं, एक तो जो है ये बोल सकता है फेनाइल सेल्वेनिया किससे संबंध रखता है, हर्बर्ट बॉयर से, ठीक। अब ये जो येल्ले यूनिवर्सिटी से पीजी पास किए थे और पिट्सबर्ग से यूजी किए थे। ये असिस्टेंट प्रोफेसर थे किसके, सैन फ्रांसिस्को के। किस यूनिवर्सिटी में, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और इन्होंने जो है स्टिकी एंड को एक स्पेसिफल क्या कहते हैं, डीएनए को एक स्पेसिफिक मैनर में रिस्ट्रक्चर एंजाइम की मदद से काटा। और इनकी जो मुलाकात हुई थी स्टैनले कोहने के साथ में, जो स्टैनले कोहने क्या हैं, स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट हैं, कहाँ पे, हवाई में, कन्वर्जेशन के दौरान में। अब ये जो स्टैनले कोहने थे वो रिंगलेट ऑफ डीएनए पे काम कर रहे थे जिसको प्लाज्मिड कहा गया। उन्होंने क्या पाया कि कोडिंग स्ट्रैंड डीएनए के अलावा एक डीएनए एक क्या कहते हैं रिंगलेट ऑफ डीएनए पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहा गया, वो इंडिपेंडेंटली क्या करता है, रिप्लिकेट करता है। और इन्होंने हार्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहने ने मिल करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहली बार बनाया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। अब हमारा चैप्टर शुरू होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन which are all micros medicated process could also the brought as a form of biotechnology. However, it is used as a restricted sense today. Refers to such these processes which use genetically modified organism to achieve the same on a larger scale. Further, many other processes or techniques are included under biotechnology. For example, in vitro fertilization leading to test tube baby, synthesizing a genes using it, developing a DNA vaccine, or correcting defective genes are all part of biotechnology. तो क्या कह रहे हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी है ये क्या करती है, लाइव ऑर्गेनिज्म या एंजाइम को यूज करके, ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, उनके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और उसको प्रोडक्ट जो ह्यूमन के लिए यूजफुल बनाते हैं। इन द सेंस, इस सेंस में जो है जैसे दूध से दही का बनना हो गया, ब्रेड का बनना, वाइन का बनना, ये सारी जो है माइक्रोस मेडिकेटेड प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं ये बायोटेक्नोलॉजी के ही एक फॉर्म है। इट यूज ए रिस्ट्रिक्टेड रेजिस्टेंस टुडे, ऐसी प्रोसेसेस जो जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म का यूज करती हैं, ठीक है। सच ऑफ दोज प्रोसेसेस विच यूज द जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म टू अचीव सेम ऑन लार्जर स्केल। वही चीज़ जो है जो छोटी स्केल पे बनाई जाती थी, उसी चीज़ को जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म को यूज करके बड़ी स्केल पे बनाना चालू किया गया। ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, टेक्निक्स हैं जिनको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, सिंथेसाइजिंग जीन्स को बनाना, डीएनए वैक्सीन को बनाना, डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना, ये सारे जो पार्ट हैं बायोटेक्नोलॉजी के हैं। अब देखते हैं ईएफबी का पूरा नाम है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हैज अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट encompasses of both traditional view and modern molecular biotechnology। तो क्या कह रहा, ईएफबी जो है यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी जो है, यूरोपियन फेडरेशन जो बायोटेक्नोलॉजी है, इन्होंने क्या, इसने एक डेफिनेशन दी नई तरीके की। इसने जो है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी को और मॉडर्न मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी को दोनों को मिला करके एक नई डेफिनेशन दी। तो क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म,
cells part of their of and molecular analogues for product and services। इन्होंने क्या कहा कि नेचुरल साइंस को और ऑर्गेनिज्म को मिला जुला के हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोडक्ट बनाते हैं, उनका हम यूज करते हैं। ये जो है टेक्निक है, ये जो है EFB के अनुसार जो है डिफिनीशन है किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एमंग मैनी टू कोर टेक्निक दैट इनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या कहते हैं कि जो दो कोर टेक्निक हैं जिससे क्या हुआ, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का बर्थ हुआ, तो वो कौन कौन सी हैं? दैट इज फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकंड इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA टू इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड द चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जो जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को अल्टर कर देती है और उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म में, और वहाँ पे जा करके होस्ट ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को क्या करता है, चेंज कर देता है। वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अब क्या कहते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, maintenance of sterile or microbial contamination free ambience in chemical engineering processes to enable growth only the desired microbes eukaryotic cell in large quantity for manufacture of biotechnological product like antibiotics, vaccine and enzyme etc। एक दूसरी स्टेप, पहली स्टेप क्या है, जो दो कोर पॉइंट है मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी के, उनमें से एक जो है वो क्या है, एक जो है हमारी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरी क्या, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है। तो बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में क्या कहते हैं कि हम मेंटेन करते हैं स्टेराइल कंडीशन, यानी कि कंटामिनेशन फ्री, माइक्रोब्स को कंटामिनेशन फ्री। ये क्या करते हैं, हमारी केम इंजीनियरिंग प्रोसेस को एक तरीके से चेंज कर देते हैं, और इसमें जो डिजायरेबल मॉलिक्यूल उतनी ग्रो नहीं कर पाते, तो इस वजह से हमको उस माहौल को कंटामिनेशन फ्री बनाना चाहिए। कंटामिनेशन फ्री बनाने से क्या हुआ, केवल डिजायरेबल मॉलिक्यूल, डिजायरेबल माइक्रोब्स यूकैरियोटिक सेल ही लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करेंगे, और बनाएंगे क्या, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे। जैसे एंटीबायोटिक को, वैक्सीन को, एंजाइम को बनाने के तौर पे हम बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग करते हैं। तो बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट के स्टेराइल इन्वायरमेंट बनाते हैं, और इसमें हम केवल डिजायरेबल माइक्रोब्स को ही लार्ज क्वांटिटी पे हम ग्रो कराते हैं, ठीक है, जिससे हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट के तौर पे एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम वगैरह हमको मिलते हैं लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहते हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड एंड कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हम बात करने वाले हैं अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल के बारे में और उसका डेवलपमेंटल कंसेप्ट क्या है। You probably appreciate the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction. Former provide opportunity for variation and formulation of unique combination of genetic setup, some of which may be beneficial to organism as well as population. Asexual reproduction preserve genetic information, while sexual reproduction permits variation. Traditional hybridization procedure used in plant and animal breeding very often lead to inclusion and multiplication of the undesirable genes along with the desired genes. The technique of genetic engineering were included creation of a recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer. Overcome this limitation and allow us to isolate and introduce only one or set of desirable genes without introducing undesirable gene into the target organism। तो इसमें क्या बताया गया है कि हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज जानते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है। फॉर्मर जो है क्या देते हैं, एक तरीके से वेरिएशन की अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो एक नया कॉम्बिनेशन जेनेटिक सेटअप, एक नया कॉम्बिनेशन का फार्मूला सेटअप करते हैं। जैसे अब ये सेटअप जो है बेनिफिशियल भी हो सकता है ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन दोनों के लिए। जैसे ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है क्या करता है, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये वेरिएशन को परमिट करता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन को परमिट करता है। अब एक है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर में क्या बताया जाता है कि प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग का यूज़ किया जाता है। इसमें इंक्लूजन और मल्टीप्लिकेशन, इसमें जो है अनडिजायरेबल जीन भी डिजायरेबल जीन के साथ में आ जाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, हमें फ़ायदा भी मिलता है लेकिन उतनी नहीं मिल पाती जितना मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक नई टेक्निक है, उसमें जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज किया जाता है, ठीक है। यूज ऑफ जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर का यूज करके इन लिमिटेशन को हम क्या करते हैं, कम करते हैं। जो अनडिजायरेबल जीन है उनको हम ग्रो नहीं करने देते हैं। तो हम अनडिजायरेबल जीन के साथ में जो डिजायरेबल जीन उनको हम पहले आइसोलेट करते हैं डिजायरेबल जीन को, फिर उनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं डिजायरेबल जीन को केवल ही बिना अनडिजायरेबल जीन के साथ में, किस कहाँ पर, टारगेट ऑर्गेनिज्म में, और वहाँ पर उनकी हम डिजायरेबल जीन की ग्रोथ कराते हैं प्योरली, और हमको लार्ज क्वांटिटी में उनसे बनने वाला प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, डू यू नो likely fate of piece of DNA which is somehow transferred into an alien organism. Most likely this piece of DNA would not able to multiply itself in progeny cell of the organism, but when it integrated into the genome of recipient it may multiply and be inherit along with the host DNA. This is because alien piece of DNA has become a part of chromosome.
which has the ability to replicate the chromosome. In a chromosome, there is a specific DNA sequence called as ORI, that is origin of replication, which is responsible for the initiating replication, multiplication of any alien piece of DNA in organism. It needs to part of chromosome has a specific sequence known as origin of replication. Thus, alien DNA is linked with the origin of replication. So that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. This can known as a cloning or making multiple identical copy of any template of DNA. तो यहाँ पे क्या बताया गया है तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा जो पीस ऑफ जो डीएनए है इसका भाग्य क्या होगा, इसके साथ क्या होने वाला है। तो इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पर, फॉरेन यानी कि होस्ट में, यानी एलियन ऑर्गेनिज्म में हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। जो डीएनए का जो टुकड़ा है ये क्या करता है, खुद मल्टीप्लाई करने के लिए एबल नहीं है, खुद मल्टीप्लाई नहीं करता प्रोजेनी सेल में, ठीक। लेकिन जब ये रिसिपिएंट के जीनोम के साथ में मिल जाता है वहाँ पे क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और अपने होस्ट डीएनए के साथ में अपने कैरेक्टर को भी इनहेरिट करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो एलियन पीस डीएनए है ये जो है अब बन गया क्रोमोसोम का पार्ट बन गया, उसके साथ मिलकर के रेसिपिएंट के डीएनए के साथ मिलकर के अब इसके पास भी एबिलिटी आ गई है रेप्लिकेट करने की। और क्रोमोसोम में कुछ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होते हैं, क्रोमोसोम में कुछ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होते हैं जहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, जहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है उनको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज अ ORI सीक्वेंस। अब इसी सीक्वेंस से क्या करता है, कोई भी एलियन पीस ऑफ डीएनए को यहाँ पे जोड़ा जाता है और यहीं से डीएनए का जो एलियन पीस ऑफ डीएनए उसको ही मल्टीप्लाई करता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमको एक जो है सीक्वेंस चाहिए, वो सीक्वेंस क्या होता है, क्रोमोसोम के पास में होता है, उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब यहीं सी सीक्वेंस के पास में एलियन डीएनए जुड़ जाता है, ठीक है, और रेप्लिकेट करता है और मल्टीप्लाई करता है अपने आप, कहाँ पर, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। इस फिनोमिना को बोलते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग में क्या होता है, मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी बनाई जाती हैं टेम्पलेट डीएनए, किसी भी टेम्पलेट डीएनए की मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी हम बना सकते हैं, उसी टेक्निक का नाम है क्लोनिंग। Let us now focus on the first instance of the construction of the artificial recombinant DNA molecule. The construction of the first recombinant DNA molecule, DNA, emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid, that is a autonomous replicating circular extra chromosomal DNA of Salmonella typhimurium bacteria. Stanley Cohen and Herbert Boyer accomplished this 1972 by isolating the antibiotic restriction gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for the conferring antibiotic resistance. The cutting of DNA at a specific location becomes possible with the discovery of the so-called as DNA, so-called as a molecular seizure or restriction enzyme. The cut piece of DNA was linked with a plasmid DNA. These plasmid DNA act as a vector to transfer the piece of DNA attached to it. ठीक है, you probably know that mosquito act as insect vector to transfer the malarial parasite into the human body. In the same way, the plasmid can used as a vector to deliver an alien piece of DNA into the host organism. The linking of antibiotic resistance gene with the plasmid vector become possible with the enzyme DNA ligase, which act as a cut DNA molecule and join their ends. This makes a new combination of circular autonomous replicating DNA created in vitro and known as a recombinant DNA. When this DNA transfer into the E. coli, Escherichia coli, that is a bacteria closely related to Salmonella, it could be replicated using the new host DNA polymerase enzyme and make multiple copy. The ability of multiply copy antibiotic resistance gene in a E. coli, that is called as cloning of antibiotic resistance gene E. coli. तो इसमें क्या कहा गया हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो इसमें बताया गया, हम लोग सबसे पहले अब देखने वाले हैं कि हम आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को हम बनाएंगे, ठीक है। तो जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है वो किसने बनाया, वो बनाए थे स्टैनले कोहने और हर्बर्ट बॉयर। कब बनाए थे, 1972 में। किससे बनाए थे, इन्होंने साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बैक्टीरिया से नेटिव प्लाज्मिड को अलग किया। प्लाज्मिड क्या है, ऑटोनोमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है, इसको प्लाज्मिड कहा गया। अब इसी के पास में क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है। उसी के साथ उसी से हम क्या करते हैं, निकालते हैं। वो क्या करता है कि ये एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस जीन है ये डीएनए के पीस को कट करता है प्लाज्मिड से, जो क्या है रिस्पॉन्सिबल है कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या करता है, इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और डीएनए को कट करता है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे। ये पॉसिबल हो पाया कब, जब ये पॉसिबल हो पाया डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर। जो एंजाइम एक डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे काटते हैं उनको मॉलिक्यूलर सीजर या रिस्ट्रक्शन एंजाइम के नाम से जाना जाता है। अब जो कटा हुआ जो डीएनए का जो टुकड़ा है इसको अब प्लाज्मिड डीएनए के साथ में जोड़ दिया जाता है और ये प्लाज्मिड डीएनए जो है वेक्टर के तरीके से काम करता है, ठीक। क्यों, क्योंकि इसके पास में अब एक बाहर से एक डीएनए का टुकड़ा जुड़ गया है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि मॉस्किटो जो है एक इंसेक्ट वेक्टर है जो मलेरियल पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी में ले जाने का काम करता है। इसी तरीके से प्लाज्मिड भी वेक्टर के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये एलियन पीस ऑफ डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करता है और यहाँ पे
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के साथ में प्लाज्मिड वेक्टर को जोड़ा जाता है। पॉसिबल तब हो पाया डीएनए लाइगेज की डिस्कवरी के बाद। डीएनए लाइगेज की डिस्कवरी के बाद में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है प्लाज्मिड के साथ, प्लाज्मिड वेक्टर के साथ में लिंकिंग हो पाई। ये क्या करता है डीएनए लाइगेज, विच एक्ट इज अ कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड ज्वाइन देयर एंड्स। ये डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए मॉलिक्यूल को कट करता है और उनके एंड को ज्वाइन भी करता है। तो हम जो है एक नया सर्कुलर ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग डीएनए को हम बना लेते हैं। ठीक है, कहाँ पर, इन विट्रो, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हम क्या करते हैं, रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, रिस्ट्रक्शन एंजाइम और डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना लेते हैं। फिर उसी डीएनए को, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन चुका है, उसी डीएनए को हम इश्चेरिशिया कोलाई में इंट्रोड्यूस करते हैं। ये बैक्टीरिया जो है इस साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली बहुत पास में सिमिलर है। ठीक, तो वहाँ पे प्लाज्मिड क्या करता है, रिप्लिकेट करता है ये नए होस्ट का यूज करके। उसके पास में हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होस्ट के पास में होता है उसका यूज करता है। कौन, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये उसके साथ में बैक्टीरिया के साथ में प्लाज्मिड के साथ में जोड़ दिया गया। फिर उसको ई कोलाई में छोड़ दिया गया। ई कोलाई के पास में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, अब उसके साथ उसका यूज करके क्या करेगा, अपनी मल्टीपल कॉपी को तैयार करेगा। ये मल्टीपल कॉपी की जो एबिलिटी है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की ई कोलाई में, इसी को कहा गया क्लोनिंग। ठीक है, जो कि ई कोलाई के पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के पास में होती है प्रॉपर्टी। अब देख लेते हैं। You can here infer that as three basic steps in genetically modified organism. First is identification of DNA with desirable genes. Second, introduction of identified DNA into the host. Third is maintenance of introduced DNA in the host and transfer of DNA molecule its progeny. तो क्या कहते हैं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जिनको शॉर्ट में हम जीएमओ के नाम से जानते हैं, इसके 3 बेसिक स्टेप हैं। पहला क्या है कि हम उस डीएनए को पहचाने जिसके पास में डिजायरेबल जीन हो, जो मुझे चाहिए, उस वाले जीन के साथ में डीएनए को हम पहचाने। ठीक, फिर उस होस्ट में उस आइडेंटिफाइड डीएनए को हम अलग करें, उसमें डाल दें, इंट्रोड्यूस कर दें। तो होस्ट में जो आइडेंटिफाइड डीएनए उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। उसके बाद में हम डीएनए का इंट्रोड्यूस करा देते हैं होस्ट में, और उसका मेंटेनेंस भी करते हैं, और ये देखते हैं कि डीएनए का जो ट्रांसफर है प्रोजनी में हुआ कि नहीं हुआ। ये 3 स्टेप होती हैं। अब देख लेते हैं क्या टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। Now we know the foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can accomplish only if have key tools: restriction enzyme, polymerase enzyme, ligase vector and host organism. तो क्या कहते हैं कि हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। ये तभी संभव है जब इसके पास में कुछ की टूल्स हों। पहला क्या है, रिस्ट्रक्शन एंजाइम होना चाहिए। दूसरा, पॉलीमरेज एंजाइम होना चाहिए। तीसरा, डीएनए लाइगेज होना चाहिए। चौथा, वेक्टर होना चाहिए। और पांचवा, होस्ट ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। ये 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है, तब जाके हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना पाते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं क्या, रिस्ट्रक्शन एंजाइम। इन द ईयर 1963, 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रक्टिंग the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. One of these added methyl group to DNA, while other cut DNA. The later was called as restriction endonuclease. तो क्या कहा गया कि 1963 यानी 1963 के साल में जो है 2 एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल थे कि ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक रहे थे। उनको आइसोलेट किया गया। उनमें से जो एक एंजाइम था वो मेथाइल ग्रुप को डीएनए के साथ जोड़ रहा था, दूसरा एंजाइम जो था डीएनए को कट कर रहा था। बाद में इनका नाम जो पड़ा, रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज पड़ा। फर्स्ट रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज दैट इज HindD2 whose functioning depends on the specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later. It was found that HindD2 always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence. By recognizing a specific sequence of a 6 base pair. The specific base sequence known as recognition sequence for HindD2. Besides HindD2, today we know more than 900 restriction enzymes which have been isolated from 230 strain of bacteria, each of which recognize different recognition sequence. तो ये क्या कहते हैं यहाँ पर, जो पहला जो रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम हो कौन है, हमारा HindD2 है। इसका जो फंक्शनिंग है किस पे डिपेंड करता है, उस डीएनए न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग पे डिपेंड करता है। ये जो है आइसोलेट किया गया 5 साल बाद। ठीक है, अब HindD2 जो है क्या करता है, डीएनए को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उनकी स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानने के बाद में उसको कट करता है। स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है वो 6 बेस पेयर की होती है। स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को कहा गया रिकॉग्निशन सीक्वेंस HindD2 के लिए। HindD2 के अलावा 900 से ज़्यादा रिस्ट्रक्शन एंजाइम जो हैं 230 स्ट्रेन से आइसोलेट किए गए बैक्टीरिया की, जो क्या करती हैं, अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचानती हैं। अब देखते हैं द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम, द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम
comes from the genus, and second two letter come from species of prokaryotic cell where they are isolated, that is for example EcoR1 comes from Escherichia coli RY13. In EcoR1 the letter R is derived from the name of the strain. R is derived from the name of the strain, Roman number following the name indicated order in which the enzyme were isolated from the strain of bacteria. तो ये क्या कहते हैं यहाँ पर कि एंजाइम का जो पहला लेटर होता है, किसी का जो पहला लेटर होता है एंजाइम का जो पहला लेटर होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड के पास में 2 लेटर होते हैं, ठीक। एक जो है स्पीसीज को बतलाता है, जैसे EcoR1 को समझाया गया है। EcoR1 का पूरा नाम Escherichia coli RY13। तो EcoR1 में जो R है, ई जो है ये क्या है, Escherichia जीनस को बतलाता है, कोलाई क्या है, स्पीसीज को बतलाता है। अब इको हो गया, ई फॉर जीनस, CO फॉर कोलाई यानी कि स्पीसीज हो गया। अब आर जो क्या बताता, आर बतलाता है स्ट्रेन को। आर जो है ये नेम ऑफ स्ट्रेन को बतलाता है। रोमन नंबर जो बताते हैं ये ऑर्डर को बताते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर को बताते हैं। ये बताते हैं कि एंजाइम जो है ये बैक्टीरिया की किस स्ट्रेन से आइसोलेट किया गया है, ये बताते हैं ऑर्डर। कौन, रोमन नंबर, ठीक है। रिस्ट्रक्शन एंजाइम बिलोंग टू द लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम नोन एज न्यूक्लिएजेस। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ nucleases, that is exonucleases and endonucleases. Exonucleases removes nucleotide from the ends of DNA, whereas endonuclease makes cut at specific position within the DNA. तो क्या कहते हैं, रिस्ट्रक्शन जो एंजाइम है एक बड़ी क्लास से बिलोंग करते हैं। उस क्लास का नाम क्या है एंजाइम की, उसका नाम है न्यूक्लिएजेज। ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा होता है इंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड को डीएनए के इंड्स से कट करते हैं, रिमूव करते हैं। जबकि इंडोन्यूक्लियस जो है ये डीएनए की पोजीशन में कुछ स्पेसिफिक पोजीशन होते हैं, उनको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इन स्पेसिफिक पोजीशन का नाम है, एक तरीके से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोल सकते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहले उसको पहचानते हैं, उसके बाद में उसको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जा करके उसको कट कर देते हैं, तो वो एंजाइम होते हैं इंडोन्यूक्लियस। Each restriction endonuclease function by inspecting of the length of DNA sequence. Once it finds its specific recognition sequence, it will bind to DNA and cut each of 2 strands of the double helix at a specific point in their sugar phosphate backbones. Each restriction endonuclease recognize a specific पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। तो क्या कहते हैं, हर रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, पूरी डीएनए की लेंथ को पहले इंस्पेक्शन करता है, उसको पहचानता है कि स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहाँ पे है, जहाँ पे होता है वहाँ पर जाकर के डीएनए के साथ में वहाँ पे वो बाइंड कर जाएगा। फिर वहाँ पे जो डबल हेलिक्स स्पेसिफिक पॉइंट हैं उसके दोनों स्ट्रैंड को क्या करेगा, कट करेगा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा। कहाँ पर, उनकी शुगर फॉस्फेट बैकबोन को कट कर देता है। हर रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, पहचानेगा किसको, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को। डीएनए में पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानता है, उसके बाद वहाँ पे जाके कट लगाता है। यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है रिस्ट्रक्शन एंजाइम का काम कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, एंजाइम कट बोथ डीएनए स्टैंड एट सेम साइट पे एंजाइम क्या करेगा, डीएनए स्टैंड की दोनों डीएनए स्टैंड को कट करता है, ठीक है। EcoR1 कट्स द डीएनए बिटवीन द बेस G and A ओनली व्हेन द सीक्वेंस GATTC इज प्रेजेंट इन द डीएनए। तो EcoR1 जो है वो किसको पहचानता है, GAATTC, इस सीक्वेंस को पहचानता है। इसका अपोजिट अगर बनाएंगे GAATTC ये बनाता है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को पहचानेगा और जहाँ पर क्या होगा, G और A होगा उसको कट कर देगा, यहाँ पे कट करेगा। तो G और A को क्या करता है, कट करता है, ठीक है। ये हमारा फॉरेन डीएनए, इसको क्या करेगा, कट करेगा। तो हमको EcoR1 से कैसे इंड मिलते हैं, स्टिकी इंड मिलते हैं। किसके बीच में कट करता है, G और A के बीच में। यहाँ पे A था, ये हमारा क्या था, A था, ये हो जाएगा A है, तो यहाँ पे CC हो जाएगा, ठीक है। तो GAATTC, ठीक, GAATTC होता है गट्टक, ठीक। तो उसको याद कर सकते हैं गट्टक से। तो यहाँ पे क्या करेगा, G और A के बीच में EcoR1 जो एंजाइम है, रिस्ट्रक्शन एंजाइम, ये कट करेगा, ठीक है, केवल जहाँ पर G और A होगा। डीएनए के बीच में जो बेस G और A उसको कट कर देगा। कट करने के बाद जो हमको एंड मिलता है वो स्टिक एंड मिलता है। फिर हम इधर वेक्टर डीएनए में भी सेम तरीके से कट करेगा, तो G और A के बीच में कट करेगा, इधर G और A के बीच में कट करेगा, तो हमको ऐसा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमको एंड देखने को मिला, ये भी स्टिक एंड है, ये भी स्टिक एंड है। इन दोनों को डीएनए फ्रेगमेंट को डीएनए लाइगेज की मदद से क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, स्टिक एंड को जोड़ देते हैं, तो हमको मिल जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय द एक्शन ऑफ रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम EcoR1। तो यहाँ पर EcoR1 में रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम और डीएनए लाइगेज का किस तरीके से कहाँ पे आपका जो है रोल प्ले हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, अब देख लेते हैं। डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम सीक्वेंस, ठीक है, डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम आर।
These are the group of letters form a same word when read both forward and backward. For example, Malayalam, as against word palindrome, where the same word in read in both direction. Palindrome is a linear sequence, a base pair that reads same on the two strand when orientation of reading is kept the same. For example, the following sequence reads the same on two strand, that is in the 5' to 3' direction. This is also true if the read is 3' to 5' direction. तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते क्या हैं, पैलिंड्रोम्स होते क्या हैं। पैलिंड्रोम जो है ये क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर होते हैं। ठीक है, ठीक है। पैलिंड्रोम क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर होते हैं जो सेम वर्ड के ही फॉर्म होते हैं, जिनको हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन से अगर पढ़ते हैं तो हमको सेम वर्ड हमको लगे। जैसे मलयालम, चाहे इधर से राइट से लेफ्ट पढ़ो, चाहे लेफ्ट से राइट पढ़ो, चाहे राइट से लेफ्ट पढ़ो, मलयालम दोनों सेम है, तो यही वर्ड कहलाते हैं पैलिंड्रोम्स। ठीक। तो पैलिंड्रोम क्या है, डीएनए में वो सीक्वेंस बेस करके वो सीक्वेंस होते हैं जिनको हम दोनों स्टैंड पे रीड करने पर हमको क्या मिले, सेम मिले। जैसे हमको यहाँ पे दिखाया गया घटक, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया नीट में। तो यहाँ पे देखो GAATTC 5' से 3', तो हमको प्राइम नहीं बदलना है, सेम प्राइम पे हमको देखना होगा। ठीक, सेम। तो 5 से 3 देखेंगे तो GAATTC होगा, इधर से भी 5 से GAATTC, तो ये हमारे क्या हो गए, पैलिंड्रोम सीक्वेंस हो गए। ठीक है। तो रिस्ट्रक्शन एंजाइम कट्स द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट्स but between the same two bases on opposite strand. This leaves single stranded portion at ends. There are the overhanging stress known as the stickiness on the each strand are named so because they form a hydrogen bond with their complementary cut counterparts. The stickiness of the ends facilitated the action of enzyme DNA ligases. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो रिस्ट्रक्शन एंजाइम है वो डीएनए की स्ट्रैंड को कट करेगा पैलिंड्रोमिक साइट के सेंटर से थोड़ा दूर, लेकिन वहाँ पे क्या करेगा, सेम टू बेसेज, किसको, सेम जो जिस बेस को कट करता है। जैसे E को R1 जो है वो G और A के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है, तो वहीं पे उसको कट करेगा। टू बेसेज अपोजिट स्टैंड, वो क्या करेगा, कट करने के बाद में कि सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन को इंड पे छोड़ देता है। वो क्या होते हैं, ओवर हैंगिंग स्ट्रेच होते हैं, उनको स्टिक इंड बोला जाता है। हर स्टैंड पे आपको हर स्टैंड पे मिलेंगे, दोनों स्टैंड पे स्टिक इंड मिलते हैं। फिर इनको जो है दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बाद में उनको हाइड्रोजन बॉन्ड से कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट में जोड़ दिया जाता है, किसकी मदद से, डीएनए लाइगेज की मदद से। ठीक। तो रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है, सबसे पहले स्पेसिफिक सीक्वेंसिंग को पहचानेगा जिसको हम पैलिंड्रोम्स बोलते हैं। उसके बाद में वो G और A जो कि दो बेसेज हैं उनको पहचान करके वहाँ पे कट कर देता है और हमको जो है स्टिकी इंड यानी कि ओवर हैंगिंग स्ट्रेच इंड मिल जाते हैं। फिर इन्हीं इंड्स को डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ दिया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिए जाते हैं। रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज जो है, restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecule of DNA which are composed of DNA from different sources of genome. तो क्या कहते हैं, रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज जो है इनका यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, किस लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो हैं ये अलग अलग सोर्स या जीनोम से बने होते हैं। ठीक है। When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragment have same kind of sticking and these can join together by end to end using DNA ligase. तो क्या कहते हैं, अगर हम डीएनए के मॉलिक्यूल को सेम रिस्ट्रक्शन एंजाइम से अगर कट करते हैं तो रिजल्टेंट जो डीएनए फ्रेगमेंट मिलने वाला है वो सेम तरीके का स्टिक एंड देगा। फिर उनको हम डीएनए लाइगेज की मदद से एंड टू एंड जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे डायग्राम में क्या दिया गया, डायग्राम देख लेते हैं एक बार में। ये हमारे पास में फॉरेन डीएनए है, ये हमारा वेक्टर डीएनए प्लाज्मिल है। तो यहाँ पे हम सेम रिस्ट्रक्शन एंजाइम का यूज करेंगे फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करने के लिए। यहाँ पे ये वाला जो डीएनए है ये हमारा काम का है, इसको उठा लेते हैं। यहाँ पे ये वाला डीएनए इसको हम हटा दिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या किए, हटा दिए। हटाने के बाद इस डी सेगमेंट को ले गए यहाँ पे जोड़ दिए। अब यहाँ पे जब ले गए जोड़ दिए तो ये वाला जो सेगमेंट ये वाला है, ये अपोजिट वाला। तो यहाँ पे हम जो जोड़ते हैं तो डीएनए लाइगेज दोनों स्टिक इंड कैसे मिले, स्टिक इंड मिल गए। अब इन दोनों जब स्टिक इंड मिल गए क्योंकि सेम रिस्ट्रक्शन एंजाइम से जोड़ा गया, अगर एक ब्लंट होगा एक स्टिकी होगा तो डिफरेंट रिस्ट्रक्शन एंजाइम का यूज किया गया होगा वेक्टर डीएनए को कट करने के लिए और फॉरेन डीएनए को कट करने के लिए। अगर सेम है तो सेम तरीके के इंड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लाइगेज की मदद से डीएनए इस सेगमेंटेड डीएनए को प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया जाता है और हमारा जो बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को हम ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं ई कोलाई यानी कि जो कि क्लोनिंग होस्ट है, इसमें ग्रो कराते हैं और सेल डिवाइड करती है और हमको जो है उसकी प्रोजनी में इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम देख सकते हैं। अब देखते हैं क्या, यू हैव मे रियलाइज दैट नॉर्मली अनलेस वन कट्स the vector and source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created. तो क्या कहना चाह रहा है कि हम नॉर्मली अगर बात करें अनलेस वन कट्स द वेक्टर, उनमें से अगर कोई एक वेक्टर को कट करे और दूसरा जो है डीएनए के सोर्स को कट करे विद सेम रिस्ट्रक्शन एंजाइम की मदद से, तो हम उससे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल जो हम नहीं बना सकते हैं अनलेस वन कट्स वेक्टर।
ठीक है, अनलेस वन कट्स वेक्टर एंड सोर्स ऑफ डीएनए विद द सेम रिस्ट्रक्शन एंजाइम द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, हमारा जो टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। Separation and isolation of DNA fragment. The cutting of DNA by the restriction endonuclease result in the fragment of DNA. These fragments can be separated by the technique known as gel electrophoresis. Since DNA fragments are negatively charged molecules, they can be separated by forcing them to move towards a node under the influence of electric field through medium or matrix. Nowadays, mostly common use matrix is agarose gel, which is natural polymer extracted from the seaweeds. DNA fragments separate or resolve according to their size through sieving effect provided by the agarose gel. द स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट द फर्दर इट मूव्स। क्या कहते हैं इसमें कि जो डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करना और सेपरेशन, उसको अलग करना जो टेक्निक है, उस टेक्निक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से हम डीएनए को कट करते हैं और डीएनए के फ्रेगमेंट मिलते हैं। इन्हीं फ्रेगमेंट को हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से अलग कर लेते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट जो है निगेटिवली चार्ज प्रोटीन, निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। इनको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके एनोड की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके एनोड की तरफ, यहाँ पे एनोड कैसा होगा, एनोड यहाँ पे पॉजिटिव होता है, एनोड जो है पॉजिटिव होगा यहाँ पर, और जो कैथोड होगा वो निगेटिव होगा, कैथोड यहाँ पे निगेटिव होगा। डीएनए निगेटिव है तो एनोड कैसा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड जिसको एनोड बोला गया, उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके इस निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल डीएनए को उसकी तरफ मूव करा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, जो एक मैट्रिक्स यूज किया गया जो कि एग्रोज है, एक नेचुरल पॉलीमर है जो सीवीड से निकाला गया। डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करते हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग, डीएनए फ्रेगमेंट को उनके साइज के अकॉर्डिंग हम अलग करते हैं। इस इफेक्ट का नाम है सीविंग इफेक्ट। अब सीविंग इफेक्ट कौन देता है, अगरोज जेल देता है। क्यों? क्योंकि अगरोज जेल जो होता है परफोरेटेड होता है। जो स्मॉलर फ्रेगमेंटेड डीएनए होगा वो दूर तक मूव करेगा, वो हमको क्या मिलेगा, एनोड के पास मिलेगा। जो कैथोड के पास मिलेगा वो लार्जर डीएनए होगा। The separated DNA fragment can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide, followed by exposure to UV radiation. You cannot see pure DNA fragment in the visible light and without staining. You can see bright orange colored band of DNA in ethidium bromide staining gel exposed to UV light. The separated band of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from gel piece. The step is known as elution. The DNA fragment purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vector. तो यहाँ पे हमको क्या बताया गया देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो डीएनए फ्रेगमेंट जो अलग किए गए जो डीएनए फ्रेगमेंट हैं, इनको हम तभी देख सकते हैं जब इनकी हम स्टैनिंग करें। स्टैनिंग इनकी करते हैं एथिडियम ब्रोमाइड का यूज करके। एथिडियम ब्रोमाइड की यूज करके हम स्टैनिंग कर लिए, उसके बाद में यूवी रेडिएशन का यूज करते हैं। बिना यूवी रेडिएशन के हम प्योर डीएनए फ्रेगमेंट को विजुअल लाइट में और बिना स्टैनिंग से विजुअल लाइट में हम इनको नहीं देख सकते हैं। जब इनकी हम स्टैनिंग करते हैं, यूवी लाइट के संपर्क में ओपन कर इसको रखते हैं, तो हमको जो डीएनए फ्रेगमेंट मिलते हैं कैसे मिलते हैं, ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए फ्रेगमेंट मिलते हैं। किसमें, एथिडियम ब्रोमाइड में। ठीक, यूवी लाइट के संपर्क में रख करके। तो इससे हम क्या करते हैं, जो हमारे जो डीएनए फ्रेगमेंट जो विजुलाइज हो गए हैं, इनको हम इन डीएनए को हम इनके बैंड को अलग कर लेते हैं। कहाँ से, एग्रोज जेल से। इसी टेक्निक का नाम है इल्यूजन। इल्यूजन क्या है कि जो हमारे सेपरेटेड डीएनए बैंड हैं इनको एग्रोज जेल से अलग करना ही टेक्निक क्या, जेल पीस से, यानी कि एग्रोज जेल से अलग करना ही इल्यूजन कहलाता है। डीएनए फ्रेगमेंट अब जो है इस तरीके से इल्यूजन से प्योर हो चुके हैं। डीएनए फ्रेगमेंट जो है इल्यूजन से पूरी तरीके से प्योर हो चुके हैं, और अब हम इनका यूज जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हम कर सकते हैं और क्लोनिंग वेक्टर को ज्वाइन करने में भी कर सकते हैं। ठीक है, कि हमको उनको इस फ्रेगमेंट को हमको जोड़ना है। अब देख लेते हैं क्लोनिंग वेक्टर। Cloning vector. You know that plasmid and bacteriophage have the ability to replicate within bacterial cell independent of the control of chromosome of DNA. Bacteriophage, because of their high number per cell, have very high copy number of their genome within bacterial cell. Some plasmid may have only 1 or 2 copy per cell, whereas other may have 15 to 100 copy per cell. Their number can go even higher. If we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its number equal to copy number of plasmid or bacteriophage. Vector used at present and engineered in a such way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinant from non-recombinant. तो क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे हम जो हैं ये प्लाज्मिड का हम वेक्टर के तौर पे यूज़ करते हैं, बैक्टीरियोफेज का वेक्टर के तौर पे यूज़ करते हैं। इनके पास में एबिलिटी होती है कि बैक्टीरिया सेल के अंदर जा करके इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करें।
क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा क्रोमोसोमल डीएनए के साथ इनका कोई लेना देना नहीं होता, ये इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट करते हैं बैक्टीरिया सेल के अंदर। बैक्टीरियोफेज के पास में हाई नंबर पर सेल होता है। बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल, इनके पास में कॉपी नंबर बहुत ज़्यादा होता है जीनोम के, ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर। कुछ प्लाज्मिड के पास में केवल 1 या 2 कॉपी नंबर हो सकते हैं, सम प्लाज्मिड, मोर नहीं, सम प्लाज्मिड, कुछ प्लाज्मिड के पास में 1 या 2 कॉपी नंबर हो सकते हैं एक सेल में, ठीक। और कुछ के पास में 15 से 100 कॉपी हो सकती है हर एक सेल के पास। किसी के पास में 1 से 2 कॉपी हो सकती है, 1 या 2, किसी के पास में 15 से 100 कॉपी हो सकती हैं। तो कुछ प्लाज्मिड के पास 1 या 2 हैं और बाकी जो ज़्यादातर जो है 15 से 100 कॉपी पर सेल रखती हैं इसकी कॉपी नंबर, इनको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। इन्हीं नंबर के साथ में इनका नंबर और बढ़ता चला जाता। अगर हम इनके साथ में फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को अगर जोड़ने में सफलता हासिल कर पाए बैक्टीरियोफेज के अंदर, प्लाज्मिड के अंदर, तो हमको जितने इसके पास में कॉपी नंबर होंगे उतने नंबर में हमको क्या मिल सकते हैं, डीएनए मिल सकते हैं, जो हमारा डिजायरेबल नंबर होगा, ठीक है। वेक्टर जो हैं यूज़ किए जाते हैं आजकल इंजीनियरिंग में, किसके तौर पे, फॉरेन डीएनए को जोड़ने में हेल्प करते हैं और रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को अलग करने में यानी सिलेक्शन में हेल्प करते हैं। अब देख लेते हैं, द फॉलोइंग आर फीचर दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू द वेक्टर, कि क्लोन को वेक्टर में किस तरीके से हम उसको आसानी से हम डाल सकते हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरी है। Origin of replication ORI. This is a sequence from where a replication starts, and any piece of DNA when linked to this sequence can made to replicate within the host cell. This sequence is also responsible for controlling the copy number of linked DNA. So if one wants to recover many copy of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support a high copy number. तो क्या कहते हैं, ORI सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं जहाँ से रिप्लिकेशन की शुरुआत होती है, इनको ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ से रिप्लिकेशन की शुरुआत होती है वो क्या है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है। इन्हीं पे हम एनी पीस ऑफ डीएनए का कोई भी टुकड़ा इसी सीक्वेंस के साथ जुड़ जाता है और वो होस्ट के अंदर रेप्लिकेट करना चालू कर देता है। इन्हीं सीक्वेंस को हम जो है इनके कॉपी नंबर को ये सीक्वेंस क्या करते हैं, कॉपी नंबर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब अगर कोई चाहे कि कम समय में बहुत सारी कॉपी उसको उस डीएनए सेगमेंट की बनानी है, तो उसको उस वेक्टर का यूज करना चाहिए जिसके पास में हाई कॉपी नंबर होगा। जितना कॉपी नंबर उतनी ज़्यादा कॉपी बन सकती हैं। सेलेक्टेबल मार्कर in addition to ORI, the vector requires a selectable marker with a help in identifying and eliminating non-transformants and selectively permitting the growth of the transformant. Transformation is a procedure through which a piece of DNA is introduced into the host bacterium. Normally, the genes encoding resistance to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, and kinamycin are considered useful selectable marker for E. coli. Normal E. coli cell do not carry resistance against any of these antibiotics. तो क्या कहना चाह रहा है, ORI सीक्वेंस के अलावा वेक्टर को जो है सेलेक्टेबल मार्कर की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से पहचानना और उनको अलग करने में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ को सेलेक्टिवली परमिट कर देते हैं, रोक देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसीजर होती है जहाँ पर डीएनए के टुकड़े को होस्ट बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर उस जीन इनकोडिंग जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वहाँ पे डालते हैं। जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कौन हो सकते हैं, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन एंड काइनामाइसिन। ये जो है सेलेक्टेबल यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर कहाँ पर, इकोलाई में। जो नॉर्मल इकोलाई सेल होती है, नॉर्मल इकोलाई सेल के पास में किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं होता इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के पास। तो नॉर्मल इकोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन एंड काइनामाइसिन, ठीक है। क्लोनिंग साइट, in order to link the alien DNA, the vector needs to have very few, preferably single recognition site, known as a commonly used as a restriction enzyme. Presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments, which will complicate the gene cloning. The ligation of alien DNA is carried out a restriction site present in one of the two antibiotic resistance genes. For example, you can ligate a foreign DNA at a BMH1 site of a tetracycline resistance gene in vector PBR322. The recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA, but can still select it out from the non-recombinant out once plating the transformants on the ampicillin containing medium. The transformants growing on ampicillin containing medium are transferred on a medium containing tetracycline. Recombinant will grow in ampicillin containing medium but not tetracycline medium.
but non-recombinant will grow on the medium containing both antibiotics, tetracycline as well as ampicillin. In this case, one antibiotic resistant gene help in selecting the transformation, and other antibiotic resistant gene get activated due to the insertion of the alien DNA and help in selection of recombinants. तो यहाँ पे क्या बताया गया क्लोनिंग साइट वो जगह होती है जहाँ पर एलियन डीएनए को हम जोड़ते हैं, ठीक है। अब इनके पास में क्लोनिंग साइट होती है, इन्हीं क्लोनिंग साइट को बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट पे हम रिस्ट्रक्चर एंजाइम का यूज़ करते हैं यहीं पे। और यहाँ पे क्या करते हैं, अगर किसी के पास में एक से ज़्यादा अगर रिकॉग्निशन साइट है वेक्टर के अंदर, तो वो जो है बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट में टूट सकता है, जनरेट करा सकता है, और जीन क्लोनिंग जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है। अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट हैं किसी वेक्टर के अंदर, तो वो सेवरल फ्रेगमेंट को जनरेट कराएगा और जीन क्लोनिंग के लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। और जो एलियन डीएनए है उसका लाइगेशन जो होता है वो रिस्ट्रक्शन साइट पे अगर हम कर दें, जो दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में से किसी एक के पास में अगर मैं उस एलियन डीएनए को जोड़ दूँ तो क्या होगा, जैसे क्या बताया गया है। अगर हम क्या करते हैं, एक फॉरेन डीएनए को हम वेक्टर यूज कर रहे हैं PBR322 में दो रेजिस्टेंस हैं, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एक है टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे क्या है, BAM-H1 है। तो हम क्या करते हैं, PBR322 में जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के ऊपर जो BAM-H1 जो साइट है, यहाँ पे हम एलियन पीसा डीएनए को जोड़ते हैं। तो जैसे जोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को, ये उसकी जीन की प्रॉपर्टी को लूज कर देगा इंसर्ट करने पे फॉरेन डीएनए को, ठीक है। तो ये जो है क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंस से ये तो सेलेक्ट हो गया, अलग हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एम्पिसिलिन में तो ग्रो कर जाएगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करता, ये एम्पिसिलिन में ग्रो कर गया। कौन, रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है क्या करेगा, रिकॉम्बिनेंट जो वेक्टर है, ये रिकॉम्बिनेंट जो होस्ट है जिसके अंदर हमारा पहुंच चुका है फॉरेन डीएनए, तो वो क्या करेगा, एम्पिसिलिन कंटेन मीडियम में ग्रो कर जाता है, ठीक है। लेकिन टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं कर पाता, डू नॉट ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन मीडियम। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं, ये टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों मीडियम में ग्रो करते हैं। तो इनमें से जो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो ट्रांसफार्मेंट को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, बाकी जो दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, इनएक्टिवेट हो जाता है एलियन पीस ऑफ डीएनए के इंसर्शन की वजह से। जो एलियन पीस ऑफ डीएनए के इंसर्शन की वजह से एक एंजाइम जो है एक जो एंजाइम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इनएक्टिवेट हो गया, और दूसरा जो है वो क्या करेगा, ट्रांसफार्मेंट को नॉन ट्रांसफार्मेंट से अलग करने में हेल्प करता है। अब देखते हैं क्या, selection of recombinants due to inactivation of antibiotic is a conversion procedure because it requires simultaneous plating of two plates having different antibiotics. Therefore, alternative selectable marker have been developed with differentiate recombinant from non-recombinants on the basis of their stability to produce color in the presence of chromogenic substrate. In this, recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme beta-galactosidase. This results in inactivation of the genes for synthesis this enzyme, which is referred to as insertional inactivation. The presence of chromogenic substrate gives a blue color colony. If the plasmid in the bacteria does not have insert, presence of insert result in insertional inactivation of the beta-galactosidase genes, and colony do not produce any color. They are identified as a recombinant colony. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि रिकॉम्बिनेंट्स का जो सिलेक्शन है वो किसकी वजह से होता है, एंटीबायोटिक के इनएक्टिवेट होने की वजह से। ये एक तरीके का क्या है, कंबर्शन प्रोसीजर है। कि कंबर्शन प्रोसीजर क्या है, कि रिकॉम्बिनेंट का जो सिलेक्शन है वो एंटीबायोटिक के इनएक्टिवेट होने की वजह से हुआ, इसी प्रोसीजर का नाम है कंबर्शन प्रोसीजर। क्यों, क्योंकि ये इसको चाहिए क्या, इसको हम दो प्लेट में, कंबर्शन प्रोसीजर क्या होती है कि हम दो प्लेट लेते हैं, उन दोनों प्लेटों में हम अलग अलग एंटीबायोटिक यूज करते हैं, फिर अल्टरनेटिवली जो है हम दोनों बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं किसके बेसिस पे, कि वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में कौन कलर प्रोड्यूस करेगा। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो इंसर्ट किया गया कोडिंग सीक्वेंस पे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कोडिंग सीक्वेंस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, कोडिंग सीक्वेंस के पास पे एक एंजाइम है बीटा-गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। तो बीटा-गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के इनएक्टिवेट होने की वजह से ये किसी भी तरीके का जो है कलर नहीं प्रोड्यूस करता। इस इंसर्ट होने की प्रोसेस का नाम है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में कलर कॉलोनी बना देती हैं, तो ऐसे प्लाज्मिड जो हैं क्या होते हैं, उनमें जो है ये हमारा फॉरेन डीएनए जो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, तो उनको जो हम बोलते हैं क्या, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स उनको बोल देते हैं, ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। अब जिनमें जो है बीटा-गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की जगह पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है, तो वहाँ वो कॉलोनी को क्या करते हैं, किसी भी तरीके का कलर नहीं प्रोड्यूस करती वो कॉलोनी। तो अगर कोई कलर नहीं प्रोड्यूस करेगी तो क्या होगी, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। तो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी कोई कलर नहीं प्रोड्यूस करती हैं, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है कैसा कलर प्रोड्यूस करती हैं, ब्लू कलर प्रोड्यूस करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट।
ठीक है, ये हमको दिया गया। अब यहाँ पे क्या है, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। यू मे हैव सरप्राइज नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग जीन्स इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस which have known this for age how to deliver genes to transform eukaryotic cell and force them to do what the bacteria or virus wants. For example, Agrobacterium tumefaciens, that is a pathogen for several dicot plant, is able to deliver a piece of DNA known as a tDNA to transform normal plant cell into tumor, that is a cancerous cell. Direct these tumor cells to produce chemical required by the pathogen. Similarly, retrovirus in animals have ability to transform normal cell into the cancerous cell. A better understanding of the art of delivering genes by the pathogens in the eukaryotic host have generated knowledge to transform these tools of pathogen into the useful vector for delivering genes of interest to human. Tumor-inducing plasmid of Agrobacterium tumefaciens now been modified into the cloning vector, which is no more pathogenic to the plants, but is still able to use mechanism to deliver gene of our interest into the variety of the plants. Similarly, retrovirus also been disarmed and are used to deliver desirable gene into the animal cell. So once the gene or DNA fragment having ligated into the suitable vector, it transfer into the bacterial plant animal host where it multiply. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वेक्टर जो है क्लोनिंग जीन के लिए प्लांट और एनिमल में हम वेक्टर का यूज़ करते हैं। तो ये हमको जो है सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि किस तरीके से जो जीन का ट्रांसफ़र किया जाता है प्लांट एनिमल में, बैक्टीरिया से, वायरस से। ठीक है, ये जो है अब यहाँ पे बताया गया है कि जो जीन का जो डिलीवरिंग है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, और जैसे एग्जांपल बताया गया कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन जो है एक पैथोजन है जो कुछ डाइकोट, सेवरल नहीं, ज़्यादा नहीं, कुछ डाइकोट प्लांट में ये क्या करता है, एक इसके पास में एक डीएनए का टुकड़ा होता है जिसको हम tDNA बोलते हैं। ये नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर में बदल देता है, डायरेक्ट ट्यूमर सेल में। ये केमिकल प्रोड्यूस करता है जो पैथोजन के लिए ज़रूरी होता है। इसी तरीके से रेट्रोवायरस एनिमल में इसके पास भी क्षमता होती है कि ये नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में बदल दे। इस चीज़ को समझने के लिए कि इनके सबके पास में एक डिलीवरिंग जीन्स की आर्ट होती है पैथोजन के द्वारा जो यूज़ की जाती है। यूकैरियोटिक होस्ट को जो एक तरीके से चीज़ों को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं वो आर्ट होती है इनकी। तो इनकी आर्ट को समझा गया और इन्हीं आर्ट को समझ करके इनको जो एक यूजफुल वेक्टर के तौर पे पैथोजन का यूज किया गया कि डिलीवरिंग एजेंट होते हैं। ठीक, ह्यूमंस के लिए। अब टीआई जो प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ये मॉडिफाई कर दिया गया इसके तौर पे, क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे। इसके पास में कोई भी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं रही प्लांट के लिए, लेकिन इसकी मैकेनिज्म का यूज करके हम अपना डिजायरेबल जीन को उस प्लांट में हम भेज सकते हैं। अलग अलग प्लांट में इसका यूज़ किया गया। इसी तरीके से रेट्रोवायरस जो है ये इसको डिसॉर्म करके इसको डिलीवरिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया गया जो डिजायरेबल जीन को एनिमल सेल में इंट्रोड्यूस करता है। तो रेट्रोवायरस एनिमल सेल में वेक्टर के तौर पे यूज़ किया जाता है, प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। ठीक है, वंस जीन से डीएनए फ्रेगमेंट जो क्या करता है, सुटेबल वेक्टर में लाइगेट कर दिया जाता है और बैक्टीरियल सेल में या प्लांट सेल में होस्ट के साथ में मल्टीप्लाई करता है। अब क्या है, कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। Since DNA is a hydrophobic molecule, it cannot pass through cell membrane. While order to force bacteria to take up the plasmid, the bacterial cell must first be made competent to take up DNA. This is done by the treating them by the specific concentration of divalent cation, such as calcium, which increases the efficiency with which DNA enters into the bacterium with the pores in its cell wall. Recombinant DNA can be forced into the such cell by incubating the cells with the recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly at 42 degree, that is heat stop, and then putting them on back ice. This enables bacteria to take up the recombinant DNA. अब क्या बताया गया कि ये जानते हैं कि डीएनए जो है कैसा है कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है जो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाता। डीएनए जो है सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं पाता, क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है। तो हमको प्लाज्मिड में तो इसको पहुंचाना है, तो बैक्टीरियल सेल जो हैं पहले इनको हम क्या बनाते हैं, कॉम्पिटेंट बनाते हैं ताकि डीएनए को हमारे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको एक्सेप्ट कर सकें। तो इन बैक्टीरियल सेल को हम ट्रीट करते हैं एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में डाइवेलेंट कैटायन के साथ में, जैसे इसमें कैल्शियम दिया गया है। तो कैल्शियम का यूज़ करके हम जो है डीएनए इसके अंदर जो इनकी इनके रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट करने की एफिशिएंसी को हम बढ़ा देते हैं। फिर डीएनए क्या करता है, एंट्री करता है, इनकी वाल के पास में पोर पाए जाते हैं, इन्हीं पोर के माध्यम से जो डीएनए होगा ये बैक्टीरिया में एंट्री करेगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, सेल को ज़बरदस्ती भिजवाते हैं। कैसे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ में
आइस को रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ में इन बैक्टीरियल सेल को आइस पे लिटाया जाता है। उसके बाद में इनको हीट शॉक दिया जाता है कितना 42 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में दोबारा आइस पे दोबारा फिर रख दिया जाता है। अब जो है बैक्टीरिया जो हैं इनके ओपन सेल वॉल में जो पोर हैं वो ओपन हो गए और जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्या, दिस इज नॉट ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू द होस्ट। इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन, recombinant DNA is directly injected into the nucleus of the animal cell. In other method suitable for the plant's cells bombarded by the high velocity microparticle of gold or tungsten coated with DNA in method known as the bioballistic or gene gun. And last method use disarm pathogen vector which when allowed to infect the cell transfer recombinant DNA to the host. अब क्या कह रहे हैं कि ये केवल इकलौता तरीका नहीं है जिससे हम एलियन डीएनए को होस्ट के सेल में हम भेज सकें। इसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे पहला जो है माइक्रो इंजेक्शन, ऐसे आप लगा सकते हैं माइक्रो इंजेक्शन एनिमल के लिए। तो इंजेक्शन कौन लगवाता है, ह्यूमन। ह्यूमन क्या एनिमल है। अगर एक होता है जीन गन, यानी कि बंदूक चलाना हम सीखते हैं प्लांट के ऊपर, तो जीन गन जो है वो प्लांट के लिए है। ठीक है, तो एक माइक्रो इंजेक्शन है, दूसरा जीन गन है बायोस्टिक है, तीसरा जो है डिशाम पैथोजन। ये 3 और तरीके हैं जिन तरीकों से हम एलियन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो माइक्रो इंजेक्शन में हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंजेक्शन में लोड करते हैं और जो एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं। दूसरा मेथड है प्लांट के लिए, इसमें जो है हाई वेलोसिटी के साथ में माइक्रो पार्टिकल जो गोल्ड और टंगस्टन से डीएनए को कोट किया जाता है। डीएनए की कोटिंग की जाती है गोल्ड और टंगस्टन से, डीएनए की कोटिंग की जाती है गोल्ड और टंगस्टन से कोटिंग की जाती है। तो एक छोटे छोटे पार्टिकल बन जाते हैं, उनको हाई वेलोसिटी के साथ में प्लांट की सेल पे बम्बारिंग की जाती है। ठीक, एक लास्ट मेथड है डिसॉर्म पैथोजन, डिसॉर्म पैथोजन वेक्टर। इसमें क्या करते हैं, ये सेल को इन्फेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए उनमें लोड कर देते हैं, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ले जा करके छोड़ देते हैं। अब देखते हैं कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लेटर डिस्कस प्रोसेस फैसिलिटी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कैसे किस तरीके से प्रोसेस में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, तो पहले देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। Recombinant DNA technology involves several steps in a specific sequence, such as isolation of DNA, fragmentation of DNA by the restriction endonucleases, isolation of desired DNA fragment, ligation of DNA fragment to the vector, transferring the recombinant DNA into the host, and culturing the host cell into the medium large scale and extraction of desirable product. तो कितने स्टेप में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम बना सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को अलग करना है। दूसरे स्टेप में क्या है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय द रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करके हम डीएनए को फ्रेगमेंट में अलग कर दें। तीसरा जो है डिजायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करना। चौथा जो है डीएनए फ्रेगमेंट को वेक्टर में जोड़ना, लाइगेट कराना। पांचवा स्टेप जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफ़र करना। छठवां स्टेप जो है उस होस्ट सेल को लार्ज स्केल पे कल्चर कराना और उनसे डिजायरेबल प्रोडक्ट को अलग करना। ये ये जो 6 स्टेप हैं, ठीक है, ये जो 6 स्टेप हैं यही 6 स्टेप ही इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो इनमें जो 6 स्टेप दिए गए हैं ये 6 स्टेप से ही हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कंप्लीटली बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल। रिकॉल न्यूक्लिक एसिड इज अ जेनेटिक मटीरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। In order to cut the DNA with restriction enzyme, it needs to be pure form, free from other macromolecule. Since DNA is enclosed within the membrane, we have break the cell open to release DNA along with other macromolecule such as RNA, protein, polysaccharide, and also lipid. It can be achieved by treating bacterial cell, plant cell, animal tissue enzymes such as lysozyme for bacteria, cellulose for plant enzyme, chitinase for fungus. That genes are located on long molecule of DNA intervene with proteins such as histone. The RNA can be removed by the treatment with a ribonuclease enzyme. Protein can be removed by the treatment of proteases, and other molecule can be removed by the appropriate treatment with purified DNA, ultimately precipitate out after the addition of chilled ethanol. This can be seen as a correction of fine thread in the suspension. तो क्या कहना चाह रहा है कि हमको डीएनए को अलग करना है। तो डीएनए जो है ये सारे ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल के तरीके से यूज करता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसको डीएनए को कट करने से पहले, रिस्ट्रक्शन एंजाइम की मदद से डीएनए को कट करने से पहले हमको इसको प्योर फॉर्म में लाना पड़ेगा। प्योर फॉर्म में लाने से पहले हमको इसके साथ जुड़े हुए अदर माइक्रोमॉलिक्यूल को अलग करना होगा, फ्री करना होगा डीएनए को इससे, माइक्रोमॉलिक्यूल से। डीएनए जो होती है मेम्ब्रेन में इनक्लोज होती है, क्योंकि डीएनए जो है ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। ठीक है, सेंटर पे है। न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए है। ठीक है, तो इसको मुझे अलग करना होगा। और इसके साथ में और माइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं, जैसे आरएनए है, प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड और लिपिड भी होते हैं। इनको हम क्या करते हैं, अलग करते हैं।
जैसे बैक्टीरिया अगर है तो उसमें उसकी सेल वॉल जो बनती है उसको हटाने के लिए पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनती है सेल वॉल, तो उस पेप्टाइडोग्लाइकेन को तोड़ने के लिए हम लाइसोजाइम का यूज करते हैं। प्लांट सेल की सेल वॉल सेलुलोज की बनती है तो इसमें हम सेलुलोज एंजाइम यूज़ करेंगे। फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनती है तो इसको हम काइटिनेज एंजाइम यूज करके हम उसकी सेल वॉल को तोड़ देते हैं। फिर जो जीन होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, डीएनए के मॉलिक्यूल जो लॉन्ग स्टैंड डीएनए का उस पर पाए जाते हैं, वो प्रोटीन के साथ में उलझे हुए होते हैं, उन प्रोटीन को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो आरएनए को हम हटाते हैं राइबोन्यूक्लियोज एंजाइम का यूज़ करके, प्रोटीन को हटाते हैं रिमूव करते हैं प्रोटीजेज एंजाइम का यूज़ करके, और जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी अप्रोप्रिएट जो ट्रीटमेंट होगा, उनके अप्रोप्रिएट जो एंजाइम होगा उसको हटाने के लिए उसका हम यूज़ करते हैं, और हम डीएनए मॉलिक्यूल को फाइनली प्योर फॉर्म में अलग कर लेते हैं। प्योर फॉर्म में अलग करने के बाद में उसको हम क्या करते हैं, एक चिल्ड एथेनॉल में हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आफ्टर द डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट आफ्टर द एडिशन चिल्ड एथेनॉल, तो चिल्ड एथेनॉल को ऐड करने के बाद डीएनए जो होगा प्योर फॉर्म में मुझे मिल जाएगा। तो हमको जो डीएनए मिलता है वो कैसा मिलता है, थ्रेड लाइक देता है, सस्पेंशन में हमको थ्रेड जैसा धागे जैसा दिखेगा। तो यहाँ पे लिया गया है डीएनए दैट सेपरेट आउट कैन बी रिमूव बाई स्पूलिंग, तो डीएनए को हम चिल्ड एथेनॉल ऐड करके स्पूलिंग टेक्निक से हम इसको अलग कर लेते हैं। ये हमको डायग्राम दिया गया स्पूलिंग के बारे में। अब क्या है, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। Restriction enzyme digestion are performed by the incubating purified DNA molecules with a restriction enzyme. At optimum condition for that specific enzyme, agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of restriction enzyme digestion. DNA is a negatively charged molecule, hence it moves toward the positively charged anode. The process is repeated with the vector DNA also. तो क्या कहते हैं, रिस्ट्रक्शन एंजाइम का जो हम यूज करते हैं वो और डीएनए मॉलिक्यूल को हम तोड़ने में करते हैं, ठीक है। तो इनक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल, तो प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल को हम रिस्ट्रक्शन एंजाइम के साथ में ट्रीट करते हैं, किसमें, ये एंजाइम जो है ऑप्टिमम कंडीशन में इसको हम देते हैं। तो एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करेंगे, डीएनए को अलग करते हैं, अलग अलग इसको क्या करेंगे, डाइजेशन करवाएंगे, डीएनए वगैरह डाल देंगे, अलग कर लेंगे। तो डीएनए जो है निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है, और यही प्रोसेस रिपीट करते हैं वेक्टर के साथ भी, वेक्टर डीएनए के साथ भी यही प्रोसेस रिपीट करते हैं। क्या अगला क्या दिया, The joining of DNA involves several processes after having cut the source DNA as well as the vector DNA at a specific restriction enzyme. Cut out gene of interest from the source DNA and cut vector with a space mixed and ligase is added. This result in the preparation by recombinant DNA. तो क्या कहते हैं कि DNA को अलग अलग तरीक़ों से बहुत सारी प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होती है डीएनए को जोड़ने के लिए। सोर्स डीएनए को कट किया जाता है, कट करने के बाद वेक्टर डीएनए को कट करने के बाद में किसकी मदद से, रिस्ट्रक्शन एंजाइम की मदद से हम सोर्स डीएनए और वेक्टर डीएनए को हम कट कर देते हैं। फिर कट आउट, फिर हम क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी एलियन पीस ऑफ डीएनए को अलग कर लेते हैं सोर्स डीएनए से। फिर कट वेक्टर के साथ में उसको हम लाइगेज की मदद से जोड़ ऐड कर देते हैं। इससे हम क्या बना लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर लेते हैं। लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होगा बार बार तो तैयार नहीं कर सकते, तो इसको मुझे कॉपी नंबर को बढ़ाना होगा। कॉपी नंबर को बढ़ाने के लिए हम पीसीआर टेक्निक का यूज करते हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। PCR stand for polymerase chain reaction. In this reaction, multiple copy of gene or DNA interest is synthesized in vitro using two set of primer, small chemical synthesized oligonucleotides that are complementary to region of DNA, and enzyme DNA polymerase. The enzyme extend the primers using nucleotide, providing the reaction and genomic DNA as a template. If the process of replication of DNA repeated many times, the segment of DNA can be amplified approximately 1 billion times. 1 billion copy are made. Such repeated amplification is achieved by the use of thermostable DNA polymerase isolated from the bacteria, that is Thermus aquaticus, which remain active during the high temperature, induce denaturation of the double-stranded DNA. Amplify fragment, if desired, can now be used ligate with the vector for further cloning. तो यहाँ पे हमको क्या बताया गया है कि पीसीआर का यूज़ करते हैं हम उस जीन ऑफ इंटरेस्ट के नंबर को, कॉपी नंबर को बढ़ाने के लिए। कॉपी नंबर के बढ़ाने की प्रोसीजर को बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। तो पीसीआर का पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम उस जीन की बहुत सारी कॉपी को बना लेते हैं। कहाँ पर, इन विट्रो। इसमें 2 सेट ऑफ प्राइमर की ज़रूरत होती है, इसमें 2 सेट ऑफ प्राइमर की ज़रूरत होती है। एक होता है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा डीएनए के रीजन के साथ में, दूसरा जो होता है एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। ये 2 सेट ऑफ प्राइमर होते हैं। एक सेट ऑफ प्राइमर क्या होगा, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करता है जो कि डीएनए के रीजन के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री शो करेगा। दूसरा एंजाइम जो होता है डीएनए पॉलीमरेज होता है। ये क्या करता है, प्राइमर का यूज़ करके ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के साथ में जोड़ेगा और जीनोमिक डीएनए यहाँ पर टेम्पलेट की तरीके से काम करता है। इस रेप्लिकेशन की डीएनए के रेप्लिकेशन की प्रोसेस को कई बार रिपीट किया जाता है, जिससे मुझे डीएनए का जो सेगमेंट जो है, एक सेगमेंट से लगभग 1 बिलियन कॉपी मुझे
मिल सकती बना सकते हैं। इस तरीके से एम्प्लीफिकेशन को बार बार हम यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करके? एक एंजाइम यूज़ किया जाता है जो थर्मोस्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, टैग डीएनए पॉलीमरेज। ये एक बैक्टीरिया से निकाला गया, उस बैक्टीरिया का नाम थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया क्या है? इसके एंजाइम जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है, थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज एंजाइम जो है, ये हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द एक्टिव यानी स्टेबल ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, इंड्यूस डीनेचुरेशन। और ये इसे तो स्टेबल है, तो ये हाई टेम्परेचर पर डीएनए तो डीनेचर हो जाएगा। तो डीएनए के डीनेचुरेशन के लिए जरूरी कौन है? थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से निकाला गया टैग डीएनए पॉलीमरेज। ये हाई टेम्परेचर पे एक्टिव होता है। तो एम्पलीफाई फ्रेगमेंट जो है, अगर डिजायर्ड अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको हम क्या करते हैं? वेक्टर के साथ में लाइगेट कर देते हैं, फर्दर उसकी हम क्लोनिंग कराते हैं। अगला, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। There are the several methods of introducing ligate DNA into the recipient cell. Recipient cell, after making them competent to receive, take up DNA present in surroundings. So, if the recombinant DNA bearing genes for resistance to antibiotic, that is ampicillin for example, is transferred into the E. coli cell, the host cell become transferred into the ampicillin resistance gene. If spread the transformed cell on agar plates containing ampicillin, only transformed will grow. Untransformed recipient cell die. Since due to ampicillin resistance gene, one ability to select a transformed cell in presence of ampicillin resistance gene in this case is called a selectable marker. तो यहाँ पे क्या कह रहा है? जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो इंसर्शन हो गया होस्ट सेल में, उसको मुझे क्या करना होगा? डालना पड़ेगा। कैसे होस्ट सेल में भेजेंगे? तो हम अलग अलग तरीक़ों से लाइगेटेड डीएनए को रिसिपिएंट सेल में भेज देते हैं। उनको हम क्या करते हैं? कॉम्पिटेंट बना लेते हैं ताकि वो रिसीव कर सकें डीएनए को जो उनके आसपास प्रेजेंट होगा। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो उसके पास में जो जीन क्या है, रेजिस्टेंस रखता है एंटीबायोटिक के लिए, जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, वो ई कोलाई में क्या करेंगे? ई कोलाई सेल में उसको ट्रांसफर कर देंगे होस्ट सेल में। अब वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के सेल के साथ में। अब उसको हम क्या करेंगे? अगार अगार प्लेट में उसको हम ग्रो कराएंगे, उस अगार अगार प्लेट में जिसके पास एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक होगा। तो ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं? उस एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो अगार प्लेट है उसमें ग्रो कर जाते हैं, जबकि अन्य ट्रांसफॉर्म जो रिसिपेंट सेल हैं वो डाई कर जाते हैं। तो एम्पिसिलिन में रखे हुए क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो कर जाएगा और अनट्रांसफॉर्मेंट रिसिपेंट सेल डाई कर जाएगी। क्यों? क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है ये सेलेक्ट कर रहा है ट्रांसफॉर्म सेल को जो एम्पिसिलिन में प्रेजेंट है, जो उसके अंदर एम्पिसिलिन प्रेजेंस है। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है इस केस में सेलेक्टेबल मार्कर के तरीके से काम कर रहा है। अब क्या कहते हैं? ऑब्टेनिंग अ फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब हमें जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट है, जो डिजायरेबल डीएनए, जो एलियन पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस किए हैं, उससे मुझे प्रोडक्ट को बनाना है। When you insert a piece of alien DNA into cloning vector and transform it into bacterial, plant or animal cell, alien DNA get multiply in almost all recombinant technology, ultimately aim to produce a desirable protein. Hence, there is a need for recombinant DNA so expressed. The foreign gene get expressed under appropriate condition. The expression of foreign gene in the host cell involve understanding many technical details. तो क्या कहते हैं कि हमने क्या किया? एलियन पीस ऑफ डीएनए को इंसर्ट कर दिया क्लोनिंग वेक्टर की मदद से। कहाँ पर? बैक्टीरियल सेल में या प्लांट में या एनिमल सेल में पहुँचा दिया। अब एनिमल जो एलियन डीएनए है वो वहाँ पे होस्ट में जाकर के मल्टीप्लाई करता है। अब वो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सारे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? डिजायरेबल प्रोटीन बना लेते हैं। यही हमारा अल्टीमेटली एम है, डिजायरेबल प्रोटीन को लार्ज स्केल पे बनाना। तो देयर इज अ नीड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ पे हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जरूरत पड़ती है, उसको एक्सप्रेस करते हैं। जो फॉरेन जीन होते हैं वो अब एक्सप्रेस हो जाते हैं अब कुछ अप्रोप्रिएट कंडीशन में। तो अब एक्सप्रेस जो फॉरेन जीन होते हैं होस्ट सेल में, वो क्या करते हैं? अलग अलग उसको हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसको हम इसके प्रोडक्ट को अलग करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो उसको देखते हैं बाद। After having cloned the gene of interest, having optimized the condition to induce the expression of the target protein, one has to consider producing it on large scale. Can you think of any region where there is a need for large scale production? If any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, it is known as recombinant protein. The cells harboring cloning genes of interest may be grown in a small scale in laboratory. The culture may be used for extracting the desired protein and purify it by using different separation technique. तो क्या कहते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोनिंग करने के बाद में हमको क्या करना होगा? उसका एक्सप्रेशन जो है टारगेट प्रोटीन का हम करते हैं। ठीक है, कहाँ पे? लार्ज स्केल पे। लार्ज स्केल पे ही ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें उस प्रोटीन को लार्ज अमाउंट में चाहिए। तो हम अगर हेट्रोलॉगस होस्ट में वो टारगेट प्रोटीन अगर बनती है तो उस प्रोटीन का नाम क्या है? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ये सेल जो हार्बोरिंग क्लोनिंग जो जीन्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, इनको स्मॉल स्केल में हम लैब में ग्रो कराते हैं, बाद में इनको हम लार्ज स्केल पे हम ग्रो कराते हैं। तो डिजायरेबल प्रोटीन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और प्यूरीफाई करते हैं। किसका? दो उसका जो है अलग अलग सेपरेशन टेक्निक का यूज़ करके उनको प्यूरीफाई करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं। The cells can also multiply in continuous culture system wherein used medium is different, where is a medium
where in the used medium is drained out from one side while fresh medium is added from other to maintain the cell their physiology. Most active log are exponential phase. This type of culturing method produce a larger biomass leading to higher yield of desired protein. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, इस सेल क्या करती है, कंटिन्यूस कल्चर में मल्टीप्लाई करती है। वहाँ पे हम मीडियम यूज करते हैं, उसको दिया जाता है, एक साइड से दिया जाता है, दूसरी साइड से जो फ्रेश मीडियम को हम ऐड करते रहते हैं और दूसरी साइड से जो हमारे जो प्रोडक्ट है उसको हम निकालते रहते हैं। क्यों निकालते रहते हैं, क्योंकि यहाँ की फिजियोलॉजी जो है वो मेंटेन रहे, हमेशा एक्टिव फेज में रहे, एक लॉग फेज में रहे, एक्सपोनेंशियल फेज में रहे, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है लगातार बनता रहे। तो जो टाइप ऑफ जो कल्चरिंग मेथड है, ये अगर हम लार्जर बायोमास में अगर हम प्रोड्यूस करते हैं हायर यील्ड के लिए, डिजायरबल प्रोटीन के लिए, वो कौन कौन है। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड, small volume culture cannot ill appreciate quantity of product to produce large quantity the development of bioreactor where the larger volume, that is 100 to 1000 liter of the culture can be processed was required. Thus bioreactor can be thought as a vessels in which raw material are the biologically converted into the specific product, individual enzyme etc. using microbial, plant, animal or human cell. A bioreactor provides the optimum condition for achieving the desired product by the providing optimum growth condition such as temperature, pH, substrate, salt, vitamins, oxygen. ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो स्मॉल वैल्यूम, ठीक है, तो स्मॉल वैल्यूम जो है, कहाँ गया, स्मॉल वैल्यूम कल्चर जो होते हैं इनको हम जितनी हमें क्वांटिटी प्रोडक्ट की चाहिए उतनी ये स्मॉल वैल्यूम कल्चर नहीं दे सकता। हमको लार्ज क्वांटिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें बायोरिएक्टर का यूज़ करना पड़ता है। बायोरिएक्टर क्या होते हैं, लार्ज वैल्यूम वाले कंटेनर होते हैं जिनका वैल्यूम 100 से 1000 लीटर तक हो सकता है, ये ज़रूरत पड़ते हैं। ये क्या है, एक तरीके के वेसल्स हैं जहाँ पे हम रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं जो कि बायोलॉजिकली उसको कन्वर्ट किया जाता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट में। जैसे इंडिविजुअल एंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है, किसका यूज़ करके, माइक्रोबियल प्लांट का, एनिमल का या ह्यूमन सेल का यूज करके। बायोरिएक्टर जो है क्या करता है, ऑप्टिमम कंडीशन देता है जिससे हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट सफिशिएंट अमाउंट में लार्ज क्वांटिटी में मिल सके। वो ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन क्या हो सकती हैं, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हो गया, सॉल्ट हो गया, विटामिन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये 6 तरीके की हमें जो है ऑप्टिमम कंडीशन देता है। मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर आर द स्ट्राइन टाइप। मोस्ट कॉमन टाइप का बायोरिएक्टर कौन है, स्ट्राइनिंग टाइप का है। तो यहाँ पे डायग्राम में दिए गए हैं, देख लेते हैं डायग्राम में। यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, ये हमको जो दिया गया पहला वाला सिंपल, ये स्ट्राइड टैंक बायोरिएक्टर है। पहला वाला क्या है, ये वाला जो डायग्राम दिया गया है, ये स्ट्राइड टैंक बायोरिएक्टर दिया गया है। ये जो हमको दिया गया ये क्या है, मोटर है। ये जो पंखे दिख रहे हैं क्या है, ये फॉर्म ब्रेकर हैं। ये इसके अंदर जो चरखी के पास में जो पत्तियां लगी हुई हैं इनको बोलते हैं फ्लैट ब्लेड इम्पेलर। ये क्या है, ये फॉर्म ब्रेकर हैं, ये फ्लैट ब्लेड इम्पेलर हैं। ये क्या है, कल्चर ब्रोथ है, ये झाग को हटाती हैं। ठीक है, यहाँ से स्टेराइल एयर को यानी कि कंटामिनेटेड फ्री एयर को यहाँ से पास किया जाता है। और ये क्या है, ये स्टीम है, स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ की जाती है, स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन। और ये क्या है, ये हमारी एसिड बेस यानी पीएच कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा जो हमको दिया गया स्पार्ज या स्टायर टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, स्पार्ज या स्टायर टैंक बायोरिएक्टर मोस्ट कॉमन कौन है, स्टायर टैंक बायोरिएक्टर। स्पार्ज नहीं, सिंपल कॉमन है। ठीक है, मोस्ट कॉमन बायोरिएक्टर कौन है, स्टायरिंग टाइप के हैं। स्टायरिंग टाइप के बायोरिएक्टर कॉमन होते हैं। इसमें क्या दिया गया है, ये जो दिख रहे हैं ये हमारे क्या है, सरफेस एरिया बढ़ी हुई है, किसके लिए, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करने के लिए। ये जो है ये ये क्या है, गैस इंट्रेनमेंट है। ठीक है, ये बबल्स दिख रहे हैं, ड्रामेटिकली इंक्रीज ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एरिया, ये बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। स्ट्राइड टैंक बायोरिएक्टर यूजली सिलेंड्रिकल आर विथ covered base to the facilitate mixing of the reactor contents. The stirred facilitated even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. Alternatively, air can be bubbled through the reactor. क्या बोला आगे, क्या बोलना, द बायोरिएक्टर हैज एजिटेटर सिस्टम। बायोरिएक्टर हैज एन एजिटेटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, सैम्पलिंग पोर्ट, so that small volume of culture can be withdrawn periodically. तो क्या बोला है, एक स्ट्राइड जो टैंक है, बायोरिएक्टर जो है, ये जनरली सिलेंड्रिकल होते हैं। इनका जो बेस होता है वो कर्व होता है। क्यों होता है कर्व, क्योंकि जो रिएक्टर कंटेंट है उसको मिक्स करने के लिए कर्व होता है। स्ट्राइड जो फैसिलिटेट करता है मिक्स करने के लिए और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, कि पूरे बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन अवेलेबल रहे।
इसका जो अल्टरनेटिवली एयर, यहाँ पे जो अल्टरनेटिव एयर है, एयर को बबल के थ्रू यानी कि रिएक्टर में एयर जो बबल के फॉर्म में पाई जाती है। बायोरिएक्टर के पास में क्या कौन से सिस्टम होते हैं? बायोरिएक्टर के पास में एक एजिटेटर सिस्टम होता है, एक जो है ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, एक जो है फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, एक जो है टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, दूसरा ही तीसरा हो गया। चौथा जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है। पांचवा जो है ये जो है पीएच कंट्रोल सिस्टम है। लास्ट वाला क्या है? सैम्पलिंग पोर्ट सिस्टम है। 6 तरीके के सिस्टम होते हैं किसके पास? बायोरिएक्टर के पास। एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, और क्या कहते हैं टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, सैम्पलिंग पोर्ट के लिए जो स्मॉल वैल्यूम यहाँ पे कल्चर को हम पीरियोडिकली थोड़ा समय समय पे उसको हम अलग करते रहते हैं, निकालते रहते हैं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। आफ्टर completion a biosynthetic stage, product has to be subjected through series of processes before it ready for marketing as a finishing product. The process includes separation and purification, which are collectively referred to as downstream processing. The product has to be formulated with a suitable preservative. Such formulation has to undergo through clinical trial, as in case of drugs. Strict quality control testing. Strict quality control testing for each product is also required. Downstream processing and quality control testing vary from product to product. क्या कहना चाह रहा? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है? बायोसिंथेटिक स्टेज यानी कि हमारा प्रोडक्ट बनने के बाद जो है प्रोडक्ट को कई प्रोसेसेस से हमको गुजारा जाता है, कई प्रोसेस से उस प्रोडक्ट को गुजारा जाता है मार्केट में भेजने से पहले। फिनिशिंग प्रोडक्ट के तौर पे उसको जो बायोसिंथेटिक स्टेज के द्वारा बना हुआ जो प्रोडक्ट है उसको कई प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिससे क्या हो हमारा प्रोडक्ट जो है फिनिश मिले, ठीक है, फाइनलाइज मिले। तो यहाँ पर क्या है? सेपरेशन और पहले आइडेंटिफिकेशन के पहले क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता, बाद में प्यूरिफाई किया जाता। सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन को ही मिला के क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन क्या है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, ठीक है। प्रोडक्ट को फार्मुलेटेड किया जाता है सुटेबल प्रिजर्वेटिव मिला करके, ताकि उसकी कुछ है वैलिडिटी काफ़ी समय तक बढ़ी रहे। सबकी जो ड्यूरेशन होती है वो कुछ ना कुछ अलग अलग होती है। वो ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए, उस वाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम सुटेबल प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं। ऐसे फार्मुलेशन में हम जैसे खासतौर पे क्लिनिकल ट्रायल में, इन केस ऑफ ड्रग में भी हम यही यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव वगैरह। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल जो है टेस्टिंग के लिए, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग हर प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग जो है ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती रहती है। अब यहाँ पे समरी देख लेते हैं, समरी बहुत छोटी है, जल्दी हो जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म, सेल्स, एंजाइम्स। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म was made possible only when man learned alter the chemistry of DNA and construct recombinant DNA. This key process called as recombinant DNA technology or genetic engineering. This process involves use of restructuring endonuclease, DNA ligase, appropriate plasmid or viral vector to isolate and ferry the foreign DNA into the host organism. Expression of the foreign gene, purification of gene product that is functional protein. Finally, making a suitable formulation for the marking. Larger scale production involve use of bioreactor. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या करती है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन को डील करती है, ठीक है। प्रोडक्ट की मार्केटिंग और उसकी प्रोसेसिंग के लिए हम जो है लाइव ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, ठीक है, लाइव ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करती है, ठीक है। ये तभी पॉसिबल हो पाया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तभी पॉसिबल हो पाया जब क्या हुआ, जब इंसानों ने क्या किया, डीएनए की केमिस्ट्री को अल्टर करना सीख लिया और नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना चालू कर दिया। जो इसकी ये जो की प्रोसेसिंग है इन्हीं को बोला गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस प्रोसेस में हम रिस्ट्रक्चर इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करते हैं, रिस्ट्रक्चर इंडोन्यूक्लियस का एंजाइम करेंगे, डीएनए लाइगेज का यूज करते हैं, प्लाज्मिड वेक्टर का यूज करते हैं, उनको आइसोलेट करते हैं और फॉरेन डीएनए को होस्ट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो फॉरेन जीन का एक्सप्रेशन, प्यूरिफिकेशन जीन प्रोडक्ट का, ये क्या फंक्शनल प्रोटीन होती है, उसको फाइनली बनाया जाता है और फार्मुलेशन सुटेबल किया जाता है मार्केटिंग में लाने से पहले, यानी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से गुजारा जाता है और इसको जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में हम बायोरिएक्टर का यूज़ करते हैं। ये हमारा जो है पहला चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो सही लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।